हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? माय नेम इज़ रहील नवाज़ एंड वेलकम टू दी forex-ustad.com। आज हमारा वेबिनार है स्पेशली नेचुरल गैस के ऊपर, मास्टर्स इन इन्वेस्टमेंट बाय रहील नवाज़। माय डियर फ्रेंड, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट आज का मेरा पहला मुद्दा। पहली बात तो ये है कि लोग समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है। ओ भाई, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में इतना ही ज़्यादा डिफरेंस है कि जैसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, जो कि आने वाले इमेजेस में मैं आपको समझाऊंगा। ये मुद्दा आज मैंने क्यों उठाया? ये मुद्दा आज मैंने इसलिए उठाया कि क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है, ये आज का हमारा जो वेबिनार है, वो रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट है, नॉट टू द ट्रेडिंग। लोग कंफ्यूज हैं और लोग इसको इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो अपनी ट्रेडिंग को कर रहे हो, और इसी वजह से वो लोग खसारे में रह रहे हैं और आने वाले दिनों में भी खसारे में रहेंगे। तो ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, और क्या ये जो नेचुरल गैस के अंदर जो हम अपॉर्चुनिटी तलाश की है, या नेचुरल गैस के अंदर जो हम ट्रेड करेंगे, इज़ इट ट्रेडिंग और इज़ इट सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जितने भी दोस्त हमारे अभी तक नुकसान कर रहे हैं, उसकी मेन वजह यही है कि वो इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हैं और उनको समझ ही नहीं आई इस चीज़ की। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है जी। क्या डिफरेंस है जी ट्रेडिंग के दरमियान और इन्वेस्टमेंट के दरमियान? ट्रेडिंग जो होती है वो 5 मिनट की होती है या 1 साल की हो सकती है, जबकि इन्वेस्टमेंट वो 1 साल से लेके मिनिमम 5 साल के अंदर मैच्योर होती है। ये डिफरेंस है। ट्रेडिंग 1 मिनट की कर सकते हैं, 5 मिनट की कर सकते हैं, 1 महीने की कर सकते हैं, 1 वीक की कर सकते हैं, 1 साल की कर सकते हैं, कोई ट्रेड लेके छोड़ सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये है कि वो लॉन्ग टर्म है, वो शॉर्ट टर्म नहीं है। सो यहाँ पे हम आज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 1 ईयर टू फॉर एवर। इन्वेस्टमेंट का क्या कल्चर है, इन्वेस्टमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? 1 ईयर टू फॉर एवर, मिनिमम 1 ईयर। और हम इधर से एक्शन जी बाय करवाया नहीं तो मैसेज ठोक रहे हैं दिन रात, सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर ये हो गया। अरे भाई, तू मर क्यों नहीं जाता? समझो पहले कि जो तुमने किया है एक्शन जी में, वो इन्वेस्टमेंट है, वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग तो होती है एक 5 मिनट की, 10 मिनट की, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, या इंट्राडे होती है। इन्वेस्टमेंट की जाती है वैल्यूज पे, इन्वेस्टमेंट की जाती है वैल्यूज पे, जबकि फॉरेक्स के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है प्राइस के ऊपर। प्राइस चेंज हुई, प्रॉफिट निकाला, बायर हो गए। कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ते हैं, जबकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं। है कि नहीं खूबसूरत बात? सो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को देखना ज़रूरी है, जबकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको वोलेटिलिटी चाहिए कि वोलेटिलिटी मार्केट में कब आएगी। वोलेटिलिटी को फोरकास्ट करना आना चाहिए, और वोलेटिलिटी के साथ साथ आपने अकाउंट मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करना है, और आप विन करेंगे। तो दैट इज़ द डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। और मैं इसके ऊपर चाहूँ तो एक वीडियो बना सकता हूँ पूरे 1 घंटे की कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। तो आज हमारा मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो हम ये समझे ना कि हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। तो भाइयों भाइयों भाइयों, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड टुडे, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट, इसके लिए मैंने एक और ट्रेडिंग इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म
strategies and maximum return daily, monthly or quarterly. जबकि investment take a long approach to the market and often applied to such a purpose and return accounts, returns, retirement. ठीक है, जो ट्रेडिंग है सिंपल उसका फार्मूला ये है कि उसको शॉर्ट टर्म किया जाता है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि थोड़े से पैसे लगाओ, मैक्सिमम रिटर्न लेने की कोशिश करो, इंट्राडे करो, स्कैल्पिंग करो, मंथली करो, क्वार्टरली करो, बस निकल जाओ। जबकि उसके बरक्स इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म की जाती है। इन्वेस्टमेंट है जो जिसके अंदर अप्रोच ये होती है कि इसको मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करूंगा अगले 5 साल में। हो सकता है कि मुझे अपनी बच्ची की शादी करनी है, अपने बेटे की शादी करनी है, हो सकता है उसको फॉरेन में स्टडी करवानी है, हो सकता है मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लान करना है, कुछ भी हो सकता है। तो वो इन्वेस्टमेंट में होता है। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं फ्रीक्वेंटली। आप बड़ी तेज़ी से बाय, बड़ी तेज़ी से सेल कर रहे होते हैं, तो ये ट्रेडिंग है। जबकि इन्वेस्टमेंट में आप कुछ चीज़ें बाय कर लेते हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिलते हैं और आपको बोनसेस मिलते हैं और इसी तरह के आपके शेयर की प्राइस बढ़ती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट को आप निकालते नहीं हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती जाती है उसके ऊपर। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप डेली की बेसिस पे, वीकली या मंथली की बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। ट्रेडर्स के अंदर हम ट्रेडिंग करने के लिए इंडिकेटर यूज करते हैं, रिपोर्ट यूज करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो प्रेडिक्ट द मार्केट, प्राइस एक्शन और अलग अलग स्ट्रैटेजीज वगैरह हैं। जबकि अगर मैंने इन्वेस्टर बनना है तो हमें सिर्फ फंडामेंटल अप्रोच चाहिए और हमें बैलेंस शीट को स्टडी करना आना चाहिए और इसके अंदर और भी 3-4 चीज़ें हैं, वो भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो बड़ा डिफरेंस है जी इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में। तो ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद क्या है आपको? ये स्टोरी सुनाने का मकसद है मेरे भाइयों और बहनों कि आज जो हम करने जा रहे हैं इट्स सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग। तो आज का हमारा वेबिनार अलग है और आपकी सबसे पहले जो बुनियाद ठीक करना ज़रूरी था, आपकी अप्रोच ठीक करना ज़रूरी है। अगर आप यही सोचोगे कि यार ये एक ट्रेडिंग ही है तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो आज हम इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है विच इज द बेटर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर घंटों डिबेट की जा सकती है और मैं घंटों इसके ऊपर बात कर सकता हूँ और लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि विच इज़ बेटर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। माय डियर फ्रेंड, ये चीज़ें वेरी करती हैं हर इंसान के ऊपर। कुछ लोग ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होते हैं जबकि ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग पर बिलीव करते हैं। आप वॉरेन बुफेट की ही एग्जांपल ले लें। वॉरेन बुफेट जो कि दुनिया का रिचेस्ट तरीन इंसान है और दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। यस माय डियर फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, ही इज़ अ इन्वेस्टर नॉट अ ट्रेडर। तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बेस पे बना। कुछ हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लोकली, प्रॉपर्टी ले ली और फ्लैट ले लिए, कमर्शियल मार्केट ले ली या प्लाजा बना लिया या फिर गाड़ियाँ ले ली। तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट की अप्रोच यहाँ तक ही है। बट आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, आज दादा उस्ताद के ग्रुप का मिशन यही था कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करने में कामयाब हो जाऊँ जो हम लोग मिल के इन्वेस्टमेंट करें और मैं आपको बताऊं आपका पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। देखिए माय डियर फ्रेंड, हमारे दोस्त जो ज़्यादातर ट्रेडिंग से वाबस्ता हैं वो 24 घंटे
उनके सर पे तलवार लटकती रहती है कि अल्लाह ना करे कभी भी अकाउंट ज़ीरो हो गया तो दे आर फिनिश, आउट हो जाएंगे और फिर उनको दोबारा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि आप अपने जो पैसे हैं आपके पास जो आपने ट्रेडिंग के लिए रखे हुए हैं उसको डिवर्सिफाई करें, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें। नेवर पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। माने कि आपके पास जो पैसा है ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है उसमें से आधे पैसे आप अगर इन्वेस्टमेंट में डाल दें और आधे पैसे ट्रेडिंग में डाल दें और जो इन्वेस्टमेंट में भी डालें वो भी अलग अलग डालें, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें। लाइक फॉरेक्स उस्ताद विल हेल्प यू टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, स्टॉक एंड फॉरेक्स एज वेल। आज हम कमोडिटीज पे इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे, लेकिन इन फ्यूचर ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर और स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, फॉरेक्स उस्ताद एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बताएगा कि इन फ्यूचर क्रिप्टो में आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए में से मैंने अपने आप को सिक्योर करना है, तो मैं आपको कहूँगा कि यार आप अपना केवल 10% ही फॉरेक्स में डालो, बाकी आप 90% इन्वेस्टमेंट में डाल दो। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है? फॉरेक्स के अंदर कर सकते हैं। फॉरेक्स के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। कमोडिटीज़, जिस तरह कि आज एक हम करने जा रहे हैं, नेचुरल गैस के ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह क्रिप्टो के अंदर कुछ पैसे डाल दो। करोड़ में से आप 90 लाख रुपए डाल रहे हो तो 90 लाख में से 10-20 लाख रुपए आप फॉरेक्स में डाल दो, 30 लाख रुपया आप क्रिप्टो में डाल दो, बाकी 40% जो 40 लाख रुपए बचा है वो स्टॉक्स में डाल दो। तो स्टॉक्स में भी अलग अलग, यार ये पोर्टफोलियो ये एक बहुत पेचीदा चीज़ है जो आपको एक दिन में समझ नहीं आ सकती। जिस तरह के स्टॉक के अंदर जो पैसे 40 लाख रुपए डालना है वो भी एक स्टॉक में थोड़ी डालना है, वो भी अलग अलग 100 कंपनियों में हम तकसीम करके डालेंगे। इसी तरीके क्रिप्टो के अंदर जो हम पैसा डालेंगे वो एक BTC के अंदर या एक कॉइन के अंदर नहीं हम डालेंगे, वो भी हम कोई 50 कॉइन्स के अंदर अपना पैसा डिवाइड कर देंगे। फॉरेक्स के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो सिर्फ नेचुरल गैस के ऊपर नहीं डालेंगे, उसके अंदर हम ऑयल की भी कुछ कमोडिटी ले लेंगे, प्लाटिनियम, सिल्वर, योर करेंसीज के अंदर कुछ हम लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस ले लेंगे। तो ये पोर्टफोलियो कैसे आपने डेवलप करना है, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, इंशाल्लाह मेरा वादा है फॉरेक्स उस्ताद विल हेल्प यू टू मेक योर पोर्टफोलियो, टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। ऐसा पोर्टफोलियो जो कि आपकी पैसिव इनकम जनरेट करने में आपको हेल्प करेगा। ऐसा पोर्टफोलियो जो कि सारी ज़िंदगी के लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। ऐसा पोर्टफोलियो मैं आपका डेवलप करवाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको ये डर नहीं होगा कि यार मैं किस मार्केट में आ गया हूँ जहाँ पे कभी भी ज़ीरो होने का ख़तरा बना रहता है। तो ये फॉरेक्स उस्ताद का वादा है आपसे कि अगर आप फॉरेक्स उस्ताद के साथ जुड़े रहे तो मैं आपका पोर्टफोलियो बनाने में आपकी हेल्प करूँगा और आपका 90% से ज़्यादा पैसा मैं एसेट्स में कन्वर्ट करूँगा और आप एक पैसिव इनकम अर्न कर पाएंगे ट्रेडिंग के अलावा भी। अगर मैं ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस गिनवाना शुरू हूँ तो वो रात पड़ जाएगी, लेकिन मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं करूँगा। मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो हम इसको बाद के लिए उठा रखते हैं। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। तो उसके ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, और उसके ऊपर मैं ये भी बता दूंगा कि विच इज़ बेटर। अच्छा, ये जो एक चीज़ होती है ना, विच इज़ बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, ये हर बंदे के लिए अलग चीज़ें हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह पूरा गाइड कर दूंगा उस वीडियो के अंदर। लेकिन आज चूँकि हमने एक्सचेंज के ऊपर बात करनी है और इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। फॉरेक्स उस्ताद इंशाल्लाह ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स के अंदर और क्रिप्टो के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन
मैं आप सबको ऑन बोर्ड लेके आना चाहूँगा और मैं आप सबकी इन्वेस्टमेंट करवाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपनी खिदमत का मौका दें और मैं आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करने में आपकी हेल्प करूँ, ताकि आप ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें बल्कि स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें और आपको रिटर्न भी अच्छे मिले और आपका उनसे गुजारा भी और प्रॉफिट भी अच्छा मिले। तो दीज आर दी माई गोल्स। बट इसमें जो आपको समझाने की बात ये थी ना, मेरा मेन मुद्दा इतनी लंबी तमहीद बांधने का 15 मिनट की, वो ये था कि यार जो हम डेली लाइव ट्रेडिंग रूम में कर रहे होते हैं या जो हमारा जेन फॉरेक्स के बारे में बना हुआ है वो ट्रेडिंग का है, नॉट टू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। ये सारा 15 मिनट जो मैंने लगाए हैं उसका बताने का मकसद ये था। तो आज हम एक इन्वेस्टमेंट की बात करने लगे हैं, ट्रेडिंग की नहीं। ट्रेडिंग इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उसके ऊपर हम बाद में किसी दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिफोर डिगिंग इन, मैं सबसे पहले अपना अकाउंट लेके आता हूँ सामने और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये अकाउंट मैंने स्पेशली रखा हुआ है आप लोगों के लिए। मैंने कहा जब वेबिनार होगा तो हम इसके ऊपर तब ट्रेड लगाऊंगा, यानी कि $10,000 मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं और मैंने ये रखे हुए हैं सिंपली। अगर आप देखें $10,000 हैं और ये पिछले 2-3 महीनों से पड़े हुए हैं। इनके ऊपर मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखे हुए हैं पैसे कि मैं और आप हम सब मिलके ट्रेड करेंगे। और इसका मैंने अपने वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम सब मिलके ट्रेड करेंगे। लेकिन ये पैसा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने कोई ट्रेड नहीं की पिछले 2-3 महीनों से। आप लोगों में इतना सब्र है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पड़े और आप ट्रेड ना करें? अगर नहीं है तो भाई दिल्ली दुरुस्त, अभी आप में वो एक कामयाब ट्रेडर बनने वाली हैबिट्स पैदा नहीं हुई और अभी आप कामयाबी से बहुत दूर है। ठीक है जी। जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ कराची, यहाँ से 2 दिन का सफ़र है ऑलमोस्ट। ठीक है, तकरीबन लगभग ये सफ़र बनता है 1000 किलोमीटर का। तो समझ लें कामयाबी भी आपसे इतनी दूर है जितना मेरे से कराची दूर है। समझ आ गई आपको? तो आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है कि यार मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हो, मैं ट्रेड ना करूँ। अभी ये देखें शकील साहब आपकी कंप्लेन कर रहे थे कि 70% लोगों ने जो एक्सएनजी के लिए डेडिकेटेड अकाउंट बनाया था उसके ऊपर उन्होंने कोई और ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। यानी कि उनसे सब्र ही नहीं हुआ, उनको चुल आ रही थी, चुल। उनको कोई कीड़ा तंग कर रहा था, कोई कीड़ा काट रहा था, कोई कीड़ा था अंदर, हाँ, जो उनको तंग कर रहा था और बैठने नहीं दे रहा था। तो भाई जब तक ये चुल ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये इस तरह की आपकी चुल या इस तरह का कीड़ा आपका वो निकलेगा नहीं, तब तक आप एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। एनीहो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। माय डियर फ्रेंड, ये $10,000 का अकाउंट है। नाउ अब इसके ऊपर हमने बाइंग करनी है एक्सएनजी की लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जी, क्यों बाइंग करनी है अभी जी? वजह क्या है बाय करने की? वजह यह है कि मैंने जो साइकिल क्रिएट किया था, 4 ईयर साइकिल, जो मैंने आपको एक अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली गो एंड वॉच ऑन आवर चैनल। आपने www.youtube.com/c/forex-ustad.com पे जाना है एंड वहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगी। सिल्वर की है ये। अच्छा जी, इधर ही है कहीं एक्सएनजी की वीडियो जो कि हमने बनाई थी एक्सएनजी के ऊपर डेडिकेटेड, और उसके अंदर हमने 1 ईयर फोरकास्ट भी की थी और 4 ईयर साइकिल भी मैंने बताया था। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वीडियो देखनी है, और वो ये है वीडियो। अर्न $20,000 विद इन अ मंथ, बिग अपॉर्चुनिटी इन एक्सएनजी यानी कि नेचुरल गैस, एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। ठीक है जी, ये वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वॉच कीजिएगा। 1 महीना हो गया इस वीडियो को। इसमें मैंने
4 ईयर साइकिल्स के बारे में बताया था। लेकिन बिफोर मैं अपने वेबिनार को आगे बढ़ाऊं और बिफोर मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बताऊं, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या नेचुरल गैस के बारे में राय रखते हैं इन दीज डेज़। क्योंकि आपको पता है ये हम प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब जियो पॉलिटिकल कंडीशंस पे और जियोग्राफिकली कंडीशन पे माशाल्लाह इनकी काफ़ी ज़्यादा कमांड है और हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट भी हैं। जी इरफान साहब बताएं, नेचुरल गैस में आपको क्या लगता है? शुक्रिया राहील भाई। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को इस एक्सन जी वेबिनार में बहुत दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहूंगा। और मैं यकीन रखता हूं कि जिस इन्वेस्टमेंट का इन्होंने आज फैसला किया है, इंशाल्लाह हम सभी लोग मिलकर इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा पैसा कमाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे कामयाब होने में। तो सबसे पहले आपने अभी एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात की है। तो इन्वेस्टमेंट मेरे नजदीक ये है कि जब आपने किसी पेयर में या किसी प्रोडक्ट में या किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये कमोडिटी कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पे प्रोड्यूस होती है। फिर आपने दूसरा फैक्टर इसमें ये देखना है कि वो कमोडिटी कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं या ऐसी इंडस्ट्री है या ऐसा सेक्टर है जहां पे उस कमोडिटी ने सर्फ होना है, इस्तेमाल होना है, यूटिलाइज होना है। और फिर आपने तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर इसमें जो ऑब्जर्व करना है वो ये देखना है कि क्या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर और प्रोड्यूसर टू द कस्टमर, उस प्रोडक्ट को ले जाने में कहीं रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है जो उस रुकावट की वजह से इट माइट बी पॉसिबल कि आने वाले वक्तों में उस प्रोडक्ट की कीमत में कोई इजाफा या कमी हो सकती है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई में कहीं ना कहीं कुछ हर्डल पैदा हो सकती हैं जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में उसको होल्ड करने में मसाइल दे या फायदा दे सके। तो पहला काम हम ये आज की इस अपनी गुफ्तगू में करेंगे कि वो कौन से ममालिक हैं जो गैस को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा मेन एजेंडा जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वो कौन से ऐसे सेक्टर और ऐसे ममालिक हैं जहां पर ये कोमोडिटी सर्फ होती है। और तीसरा बुनियादी एजेंडा ये होगा कि वो कौन सी जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक कंडीशन है जो प्रोडक्ट को वन प्लेस टू अनदर ले जाने में मुश्किलात का सामना कर सकती हैं। और अगर जब वो मुश्किलात के सामने में प्रोडक्ट हो और उसकी फिजिकल और कंप्यूटराइज फॉर्म में उसकी इन्वेंट्री अगर आप लोगों के पास हो, मार्केट में उसकी तलब हो, रसद में कहीं प्रॉब्लम हो, सप्लाई में कहीं मसला हो, तो आपको वो बहुत अच्छा तगड़ा मुनाफा दे सके। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैक फ्लैश करना पड़ेगा। ये 1945 के बाद जब दुनिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपने आप को रीबिल्ड और रीयूनाइट करना शुरू किया, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये डेवलप हुआ कि ये जो यूरोप का इलाका था या रशिया का इलाका था या पैसिफिक ओशन में जापान, चाइना और बहरा अरब में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये वाले इलाके थे। यहाँ पर जंग ये बैटल फील्ड था। और अमेरिका, मैक्सिको और के साथ कनाडा ये दूर थे। और इन ममालिक में जब जंग लगी तो इसके बाद इन्होंने एक फैसला किया कि आज के बाद हमने जंग में अपने आप को उलझाना नहीं है, अपने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी। तो एक मुल्क जो बहुत अच्छे तरीके से उभर कर सामने आया, जिसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेकंड वर्ल्ड वॉर में मार भी पड़ी, वो रशिया था। और जो आज तक किसी ना किसी अंदाज में पिट भी रहा है। तो रशिया ने जंग का एक नया तरीका इजाद किया जिसे
हम इकोनॉमिक वॉरफेयर कहते हैं। तो इकोनॉमिक वॉरफेयर ने रशिया जो है, पहली बात आपको बताता चलूं कि बहुत सारी ऐसी कमोडिटी रशिया दुनिया के ममालिक को लीड करता है। मसलन ऑयल के उसके पास जखायर बहुत हैं, कोयले के जखायर बहुत हैं, उसके पास लोहे के जखायर बहुत हैं, उसके पास गैस के बहुत अबंडेंस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो चूंकि आज हम एक्सएनजी की बात करेंगे, तो रशिया दुनिया का 50% से ज्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। तो रशिया ने उस वक्त आने वाले वक्त की जरूरत को बहुत अच्छे तरीके से जांचा, परखा, और उसने दुनिया को 5 बड़े जोन में तकसीम किया। उसको नॉर्थ स्ट्रीम 1 कहते हैं, नंबर 1। नॉर्थ स्ट्रीम 2 कहते हैं, नंबर 2। उसमें तुर्किया की तरफ उसने एक और पाइपलाइन बिछाई, जिसमें उसने तुर्क के इलाकों को टैकल किया। उसने पैसिफिक ओशन को टैकल करने के लिए जापान और चाइना तक गैस को सप्लाई करने के लिए एक और पाइपलाइन बिछाई। उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर पाइपलाइन का एक 5वां जाल बिछाया। तो दुनिया को रशिया ने अपनी गैस की फराहमी के लिए 5 बड़ी स्ट्रीम में पाइपलाइन में डिफाइन किया, जिसको नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, बहरा अरब की पाइपलाइन, पैसिफिक ओशन की पाइपलाइन और तुर्किया पाइपलाइन कहते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्थ स्ट्रीम 1 की पाइपलाइन थी, वो रास्ता था यूक्रेन का, और यूक्रेन के रास्ते उसने यूरोप को टैकल किया, और यूरोप की मंडियों तक गैस की फराहमी होना शुरू हुई। तो पहली बात, दुनिया की सप्लाई में जो सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाला मुल्क है, वो रशिया है। और रशिया, अब दूसरा पॉइंट मेरा आज का ये है कि चूंकि मैं रशिया के हवाले से इसलिए स्पेसिफिक हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में और पीछे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो डेवलप हुए हैं, वो रशिया की जो यूक्रेन के साथ वार है, उसकी वजह से बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और जहां पर डाइवर्सिटी होती है, मेरा मानना यह है कि वहीं पर अपॉर्चुनिटी होती है। जहां पर मसाइल होते हैं, मुझे बात याद आ गई, एक आदमी ने कहा कि मैंने जूतों की फैक्ट्री लगाना है, कि तुम पर फैक्ट्री लगाओ। किसी ने कहा वहां पर तो यार जूते पहनने वाले कोई नहीं। तो उसने कहा इसीलिए तो वहां पर लगाओ कि वहां पर जूते पहनने वाला कोई नहीं, तो वहां पर लोग जूता पहनेंगे। इसी तरह जहां पर डाइवर्सिटी होती है, वहां पर ही अपॉर्चुनिटी होती है। तो बहरहाल दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि इसको इस्तेमाल करने वाले कौन से यूरोप, सारे का सारा यूरोप जो वो सर्द मौसम में गिरफ्तार रहता है। और यूरोप की मंडियों में गैस की फराहमी एक तो उनकी जरूरियात को पूरा करती है, ईंधन की जरूरियात को। और दूसरा, यूरोप की फैक्ट्रियां गैस से चलती हैं। एक उनको इंडस्ट्रियल जरूरत के लिए गैस की जरूरत है, और दूसरा उनको अपनी एनर्जी, अपनी होम एनर्जी को फुलफिल करने के लिए गैस की जरूरत है। और वो मोस्टली गैस रशिया से वो अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। अच्छा, अब तो दुनिया के बेशुमार ममालिक और भी हैं जहां पर गैस की जरूरत है। मैं स्पेसिफिक हूँ यूरोप की मंडी का, और प्रोड्यूसर रशिया का। अब तीसरा बहुत बड़ा मसला ये है कि यूरोप की मंडी तक रशिया से गैस पाइपलाइन पहुंचे कैसे। आपको याद होगा और आपने बारहा सुना होगा कि रशिया यूक्रेन तनाजा, रशिया यूक्रेन वॉर, और उसमें आए दिन नए नए मसाइल वगैरह वगैरह। उसकी तारीख में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो एक्सएनजी की वीडियो है या हमारी सिल्वर की वीडियो है, उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ रशिया यूक्रेन तनाजे को डिस्कस किया है। और अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसमें abundance of knowledge I tried to provide for you people. अच्छा, अब मसला ये हुआ कि अब उन ममालिक तक के
जब यूक्रेन के साथ मसला डेवलप हुआ, यूक्रेन के साथ वॉर डिक्लेयर हो गई, अमेरिका एक साइड पे हुआ, रशिया एक साइड पे हुआ, यूक्रेन का साथ अमेरिका दे रहा है और दुनिया के सारे ममालिक नेटो के साथ मिलकर रशिया को पाबंदियों की जद में लाए हैं। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन डैमेज हुई है, उसको कनाडा में रिपेयर करने के लिए भेजा गया है। जब उसको भेजा गया है तो उन्होंने उसको रिपेयर करने से इनकार किया है। वहां से रशिया को एक जवाब मिला है कि उसने दुनिया की गैस की सप्लाई बंद की है। जब गैस की सप्लाई बंद हुई है तो दुनिया में गैस का एक नया क्राइसिस डेवलप हुआ है और जिसके आने वाले दिनों में बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। और ये पुरानी बातें हैं, अब नई बात जो डेवलप हुई है, कल परसों की बात है कि रशिया में इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में एक दफा फिर बेलादन पुतिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं और रशिया के प्रेसिडेंट वो इस दफा 88% उन्होंने वोट लिए हैं। 2000 2000 से लेकर अब तक बिलादन पुतिन किसी न किसी हवाले से रशिया के प्रेसिडेंट रहे हैं और एक दफा उन्होंने प्रेसिडेंटशिप को पीछे करके खुद वजीर आजम का ओहदा संभाला और प्रेसिडेंटशिप पर अपने नायब को उन्होंने आगे किया। और आने वाले 2036 तक आंकड़े ये बताते हैं कि वो रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे और अपनी जो स्पीच उन्होंने कल दी है और उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि यूक्रेन का किसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की किसी फोर्स ने फ्रॉम वन वे और अदर, फ्रॉम डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे, अगर उनकी मदद से रशिया के साथ कोई पंगाबाजी करता है, वी आर वन स्टेप अवे फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये ये बहुत बड़ी वार्निंग बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खतरनाक बात है। भाई डायरेक्ट वे में ये बात कही है कि हम एक स्टेप दूर हैं सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि अगर किसी, और अब अंदाजा कीजिए कि सारे के सारे वो जो एक्सएनजी के रिसोर्सेज हैं और बेशुमार तेल के जखायर हैं, ऑयल के आयरन के जखायर हैं, उन पर रशिया का कब्जा है और रशिया अपनी अपनी सॉवरेनिटी पर किसी को आंच नहीं आने देगा। तो ये उनका मानना है। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप हुआ है जिससे आने वाले दिनों में एक्सएनजी की प्राइसेस जो है वो वो मैनिपुलेट होंगी और आने वाले दिनों में इसमें वो जो जिसे आप कह सकते हैं ना कि यूरोप सारा उसमें तलब मौजूद है। रशिया के पास ज़खायर भी मौजूद है, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज भी मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है यार, तलब भी मौजूद है और सप्लाई भी मौजूद है, अब सप्लाई वहां पर पहुंचे कैसे? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो जंक्शन है, जिस जंक्शन के जरिए चीजों को फ्रॉम रशिया टू यूरोप पहुंचाया जाता था, एक तरीका था कि वो पहुंचाई जाए यूक्रेन के रास्ते, यूक्रेन का सारा रास्ता। दूसरा रास्ता ये सी से बाईपास लेते हैं। रेड सी में हाउसी मिलिटेंट मौजूद हैं और हाउसी मिलिटेंट का पंगा बड़ा सख्त हो गया है अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और वहां से जितने भी जहाज गुजरते हैं वो मजीद बाईपास लेने के बाद जब यूरोप की मंडियों तक पहुंचेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में 25% इजाफा होगा। और अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में 25% इजाफा होता है तो आप उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में कितना इजाफा नोट कर सकते हैं, ये आप खुद अंदाजा कर लीजिए। फिर तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि रशिया की गैस और रशिया का ऑयल जो है वो हिंदुस्तान की जमशेदपुर की रिफाइनरियों में रिफाइन होता है और उसके बाद दुनिया में जाता है। और अब वहां तक पहुंचने के लिए भी रेड सी एक जंक्शन है जो ब्लॉकेज पैदा कर रहा है, जिससे प्रोडक्ट को पहुंचने में मसला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेपनाह इजाफा है। और चौथा बड़ा फैक्टर है वो
टेक्निकली आपने हमें बताया था कि 4 ईयर साइकिल है। एक एक राइटर है सैम्यूल बैनर, और सैम्यूल बैनर ने एक साइकिल स्टडी डेवलप की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम हर 4 साल के बाद अपना रंग बदलता है। अगर वो 4 साल बुलिश है तो अगले 4 साल बेरिश होगा, फिर अगले 4 साल बुलिश होगा, फिर अगले 4 साल बेरिश होगा। तो 2024, 25, 26 ये वाले साल एक्सएनजी, ऑयल, सिल्वर, बिटकॉइन, गोल्ड के लिए बुलिश ईयर साबित होंगे। तो ये वो कहानी है जिसको आसान लफ्जों में समझना चाहिए कि अगर आप अपने 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 पैसे का सही यूटिलाइजेशन चाहते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसी कमोडिटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए कि जिसने आने वाले दिनों में अच्छा तगड़ा आपको पैसा बना के देना है। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक्सएनजी है। ये मेरी तरफ से आउटपुट है। अगर कोई सवाल हुआ तो एट द एंड ऑफ द वेबिनार आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चन सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब आपका, आपके इनपुट के लिए। मैं अपने वेबिनार को आगे बढ़ाना चाहूँगा। अब मैं बात करूँगा 4 ईयर साइकिल की, और उसके बाद हम लाइव अपने अकाउंट पे ट्रेड्स लगाएंगे, और उसके बाद हमारा जो वेबिनार है वो अपने एंड तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। 4 ईयर साइकिल में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मार्च 2012 की कैंडल, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी करके दिखाऊंगा ताकि अगर किसी को समझने में दुश्वारी होती है तो उसको भी समझ आ जाए। जनवरी 2012 एक्सएनजी के लिए एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन एक बेरिश स्टार्ट था 2012 का। ये याद रहे कि इससे पहले 2011 जून 2011 में एक्सएनजी $5 का था, और पूरा 2011 ये गिरता रहा, और फिर जनवरी 2012 ये गिरा। फरवरी में एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली, लेकिन मार्च में एक मारोबुजो बेरिश कैंडल देखने को मिली हमें। ये मार्च 2012 की कैंडल थी। उसके बाद अप्रैल 2012 बहुत ही ज़बरदस्त रहा फॉर दी एक्सएनजी। अगर आप ये देखें कैंडल, तो इस कैंडल में आपको नज़र आएगा कि ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई, लेकिन इस कैंडल ने अपना लो लगाया। कितना लगाया? सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इस कैंडल ने अपना लो कितना लगाया। तो इस कैंडल ने लगाया 1.91। ये फिगर नोट करने की है, तो प्लीज़ नोट डाउन इन योर पेपर एंड पेन। 1.91 ऑलमोस्ट लो था। 1.91 कह लें या 1.90 कह लें, 1.90 का लो लगा सबसे पहले 2012 में, और उसके बाद मार्केट ने इसी महीने लो लगाने के बाद, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2012 की, मार्केट ने अपसाइड पे मूव करना शुरू कर दिया। और ये आगाज़ था एक्सएनजी में एक नए रेवोल्यूशन का, और उसके बाद मार्केट ने अगेन $6 के हाई को टच किया फरवरी 2014 तक, यानी कि 4 साल बुलिश, और फिर उसके बाद जो 4 साल का जो साइकिल है उसके अंदर एक पीक लगता है, यानी कि 2 साल के दरमियान, 4 साल के दरमियान जो सेंटर हिस्सा होता है उसमें। तो यहाँ पे पीक लगा 2014 के अंदर, ठीक इसके लो के 2 साल बाद। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर गिरना शुरू हो गई, क्योंकि 4 साइकिल के दौरान मार्केट का बिहेवियर हमें ये समझ आया कि मार्केट जैसे ही अपना 4 ईयर साइकिल कंप्लीट करती है तो मार्केट हाई लगाती है, और अगले 18 महीनों में, 18 से 24 महीनों में मार्केट अपना हाई निकालती है, और उसके बाद मार्केट दोबारा से गिरना शुरू हो जाती है और अपने 4 ईयर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वापस नीचे चली जाती है। मार्केट ने वही किया। मार्केट का बड़ा ही नेचुरल बिहेवियर था कि अप्रैल 2012 में मार्केट का लो, और फरवरी 2014 में मार्केट का हाई, जो कि लगा $6.44 का।
उसके बाद मार्केट ने अपना डाउनवर्ड साइकिल बनाना शुरू किया और अपना दोबारा से डाउनवर्ड आना शुरू हो गई अपने 4 ईयर साइकिल के लिए। अब की बार ये 4 ईयर साइकिल 2016 में पूरा हुआ। फरवरी 2016 की कैंडल मुलाहिजा करें, मैं थोड़ी सी बड़ी करके आपको दिखाऊंगा ये 4 ईयर साइकिल की कैंडल, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये कैंडल है जी, ये 2016 की कैंडल है और मंथ था फरवरी। अब इस पिछले मंथ में मार्केट अप्रैल में अपसाइड पे जाना शुरू हुई, लेकिन इस साल की ख़ास बात ये थी कि मार्केट मार्च से एक बुलिश कैंडल, अप्रैल में तो बुलिश कैंडल बननी थी और फिर थ्रू आउट द मार्केट अपसाइड पे जाना शुरू हुई और मार्केट का अपसाइड पे जाने का एक सफ़र स्टार्ट हो गया। और मार्केट ने अपने उन पैटर्न्स को फॉलो किया और ठीक 2 साल बाद मार्केट ने अपना हाई लगाया 2016 और उसके बाद 2018 में मार्केट ने अपना हाई लगाया। 2 साल के बाद नवंबर के महीने में मार्केट ने अपना हाई लगाया विच इज़ $4.5 ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे एक ना लो प्राइस नोट करना हम भूल गए, जो पिछली मैंने आपको नोट करवाई थी, पिछली नोट करवाई थी 1.90 और अब की बार का जो लो लगा 2016 का, वो लो था 1.68 यानी कि पिछले लो से नीचे आई मार्केट 1.68। प्लीज़ ये अपने माइंड में रखिएगा ये लो। और उसके बाद आगे चलते हैं। मार्केट का अगला जो 4 ईयर साइकिल है वो जाके कंप्लीट होता है 2020 में। जाहिर है ये 2016 में था, तो 2020 में 4 ईयर साइकिल कंप्लीट होना था। चलें 2020 के से साइकिल को भी हम ज़रा प्यार से, प्रेम से, डिटेल से देख लेते हैं। ये है आपकी आंखों के सामने 2020 का 4 ईयर साइकिल। अगेन मार्च अप्रैल, अगर मार्च की कैंडल को चेक करें हम तो वो एक बेरिश कैंडल ही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों कैंडल्स लो ही थी, जैसा कि आप मार्केट आपको नज़र आती है, गिरती होती है पहले 3-4 महीने। और फिर उसके बाद अप्रैल, ये नोट करने की चीज़, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, वो ये है कि जो अप्रैल की कैंडल है, ये वो कैंडल है, वो इंतहाई मारोबूजो बुलिश कैंडल थी। जिस तरह के पहले 2 सालों में, पहले 4 ईयर जो साइकिल के अंदर मैं दिखा चुका हूँ कि अप्रैल, ये याद रहे, अप्रैल में मार्केट अपना हाई लगाती है, तो ये इसको नोट करें। लेकिन इस दफ़ा हम पहले इसका लो नोट कर लेते हैं। मार्केट ने लो क्या लगाया? लो था 1.47, 1.47, जो कि पिछले लो से ज़्यादा नीचे था। लेकिन अब की बार एक ख़ास बात यह भी थी कि ये कोरोना के डेज थे, कोरोना का स्टार्ट था, नया कोरोना आया था। तो मार्केट यहाँ पे इंदरप्रीत सिंह साहब, अपने भाई को भी थोड़ा टाइम दें, सुन लें पहले, फिर उसके बाद मैं वो आपकी वो सवाल को भी सुन लेता हूँ। अप्रैल 2020 के अंदर मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, मई और जून के अंदर बैरिश, और उसके बाद फिर इसका अपसाइड पे साइकिल स्टार्ट हुआ, जो कि 2 सालों के अंदर मार्केट ने अपना हाई लगाना होता है। 2022 के अंदर इसका हाई था 9.84, 9.94, $10 को इसने टच नहीं किया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, प्लीज इसके ऊपर फोकस करें ब्रदर। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज। पिछले 4 ईयर साइकिल के अंदर कुछ चीजें मुश्तरक हमें नजर आई। नंबर 1, मार्केट अपना लो लगाती है, ठीक 2 सालों बाद मार्केट अपना हाई लगाती है, 2 साल बाद मार्केट गिरना शुरू हो जाती है और फिर मार्केट अपना लो लगाती है। जिस तरह के ये देखें, 2016 में मार्केट ने अपना लो लगाया, 2 साल के बाद मार्केट ने अपना हाई लगाया, 2 साल बाद मार्केट दोबारा गिरना शुरू हो गई और मार्केट ने अपना एक नया लो निकाला, पुराने लो को ब्रेक किया। प्लीज बी केयरफुली सुने और समझें।
फिर 2020 में मार्केट ने जब अपना साइकिल कंप्लीट किया और अब मार्केट अपसाइड पे मूव करना शुरू हुई, तो मार्केट ने 2 साल के अंदर यानी कि ठीक 2022 में अपना हाई लगा लिया, विच इज़ 9.94 और 95, सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और उसके बाद मार्केट 2 साल कंप्लीट करने के बाद यानी कि 2022 कंप्लीट करने के बाद 2023 पूरा गिरती रही, और अब जब हम बैठे हैं यहाँ पे हत्ता के 2024 मार्च 2024 में हम बैठे हैं, और आज तारीख है 21 मार्च 2024 और मेरा नाम है राहील नवाज़, और आप ये वीडियो देख रहे हैं forex-ustad.com के ऊपर, और ये एक्सक्लूसिव वेबिनार एक्सएनजी पे किया जा रहा है। अच्छा जी, साइकिल समझ आ गया आपको? चलाओ जी, अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे। पिछले पॉइंट तो आपने नोट कर लिए, अब आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश। तो पिछले 3 साइकिल हमने देख लिए, 4 साइकिल, 4 साल के, और अब हमें यह भी पता चल गया कि ये साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने तो वैसे ही बिहेवियर किया जैसे वो पिछले करती आ रही है, कि वो गिरना स्टार्ट होती है, और पहले जो लास्ट मंथ होते हैं यानी कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो गिरती रहती है मार्केट, और गिर रही है। अब आज से तकरीबन ठीक 8 दिन बाद हम अप्रैल में एंटर हो जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम लोग अप्रैल में एंटर हो जाएंगे, और पिछले 3 साइकिल है, 4 ईयर साइकिल, उनके मुताबिक अप्रैल की कैंडल नहायत मारूबुजो बुलिश कैंडल होती है, ऐसा ही है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम? मैं दिखाता हूं प्रॉब्लम। अगर आप, क्योंकि आपने नोट नहीं सही तरह से चीज़ें की, तो आपको वो पॉइंट शायद समझ नहीं आएगा, मैं समझा देता हूं। प्रॉब्लम यह है कि अगर पहले 3 साइकिल्स की बात करें, तो पहले तीनों साइकिल्स के अंदर मार्केट ने हर साइकिल में एक नया लो लगाया। जिस तरह के पहले साइकिल में 1.91, दूसरे साइकिल पे 1.68, और तीसरी साइकिल में 1.47। अब इस साइकिल में मार्केट ने 1.60 का लो लगाया, 1.60 का, जो कि हमें एक्सेप्ट नहीं है। हमें 1.47 से भी 20 पिप मार्केट नीचे चाहिए। साइकिल कंप्लीट हो तभी होगा, और फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी। तो अब हमें यह लग रहा है शायद मार्केट लास्ट साइकिल की तरह, अगर लास्ट साइकिल को हम देखें, ये वाला नहीं, इससे भी पिछले वाला साइकिल, ये कि अप्रैल के महीने भी मार्केट एक विक लगा दे शायद। और जिस तरह ये इसमें मार्केट ने किया, ये 2012 में, कि मार्केट अप्रैल 2012 में डाउनवर्ड विक लगा के फिर ऊपर गई, यानी कि अपने लो बना के। तो अभी तो हमारा लो बना ही नहीं है, मार्च के महीने में तो नहीं बना। तो सबसे पहली बात, इंद्रप्रीत साहब, सबसे पहली बात, मार्केट ने अपना लो अभी लगाया नहीं, जिस तरीके से मार्केट को लगाना चाहिए, जिस तरीके से हक होता है। तो वो लो वी आर एक्सपेक्टिंग, वो लो लगेगा ही लगेगा, और वो लो अब हमारे सामने आना है। तो मुझे लगता है कि इस साल जो कैंडल बनेगी, वो कैंडल बनेगी और कैंडल कॉपी करेगी अपना सबसे पहला साइकिल, यानी कि 2012 का साइकिल, और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाना शुरू होगी। तो अप्रैल में आई एम एक्सपेक्टिंग अ वीक जो कि लो लगाए। मार्केट ने भी अपना कोरोना का लो ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि मैं मार्केट में मज़ीद एक डिप देख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्गेस्ट जैकपॉट जोन के नाम से एक लाइन लगा रखी है कि ये जैकपॉट जोन है, यहाँ से मैं बाइंग स्टार्ट करूँगा।
तो हमारा जैकपॉट जोन क्या है, वो 1.45 से स्टार्ट 1.45 से लेके 1.18 या 1.20 है, यानी कि 15 से 20 पॉइंट के अंदर अंदर हमें अपनी बाइंग करनी है। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? चैट में बताएं अगर आप मेरे साथ हैं, मेरी सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ चैट में ज़रा बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमेंट में बताएं ज़रा जल्दी जल्दी ताकि मैं आगे फिर चलूँ। अभी तक यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे जैकपॉट जोन के मुताबिक अब हमें जो बाइंग करनी है वो बाइंग कहाँ पे करनी है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी जो हमने बाइंग करनी है वो बाइंग इन्हीं एरियाज के ऊपर करनी है, 1.20 से लेके 1.45 के दरमियान। 1.20 तो लगना ही चाहिए अगर मैं देखूं मार्केट को अप्रैल में अपसाइड पे जाना है। तो अब मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं अप्रैल के लिए। तो सबसे पहले जो मैं अपनी ट्रेड लगाऊंगा, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपके सामने आया है इसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना, इसको आपने कैंसिल करना है ऑलवेज। तो जो सबसे पहला मैं अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा 1.20 पे, वो एक स्टैंडर्ड लॉट का है, वो लगा दूंगा यहाँ पे, जो कि मार्केट के लो से नीचे है। मार्केट ने अभी तक वो लो नहीं लगाया। ये स्टैंडर्ड लॉट है, अगर उससे भी नीचे जाती है तो सॉरी, अगर इससे भी नीचे जाती है मार्केट तो मैं मज़ीद बाइंग करूँगा, 2 स्टैंडर्ड लॉटें बाय करूँगा और उसकी प्राइस होगी 1 पॉइंट, पहले हमने 1.20 से किया है, ऐसा ही है। हमने किया किस प्राइस से है उसको बाय, पहले वाली नहीं, पहले वाली गलत प्राइस से बाइंग की है, 1.20 से हमने करनी थी। स्टैंडर्ड लॉट है भाई, क्या हो गया, गलत प्राइस से पहले बाइंग हो गई है हमारी, या दैट्स द थिंग। ये उसके बाद मैं और लगाऊंगा बाय की, मैं रुकूंगा नहीं। मैं 2 स्टैंडर्ड लॉटें बाय कर रहा हूँ 1.15 से, लेकिन मैं उससे ऊपर भी बाय करूँगा क्योंकि मुझे 1.45 से कुछ बाय करना है। तो मैं मिनी स्टैंडर्ड लॉट के साथ जाऊँगा 1.45 और उसके बाद मैं दोबारा से बाइंग करूँगा 20.20 के साथ 1.35। जो जो मार्केट नीचे आती जाएगी मैं अपना लॉट साइज बढ़ाता जाऊँगा। लें जी, तो दीज आर दी माई पेंडिंग आर्डर्स। मार्केट आर्डर कोई लिया नहीं मैंने अभी, और अभी मैं सिर्फ पेंडिंग आर्डर लगा के बैठूंगा कि अप्रैल में मार्केट अगर डाउन साइड पे वीक मारे भी तो मुझे अच्छी प्राइस से बाइंग मिल जाए। एसएल के बारे में बताते हैं सर, सब्र करें, इन्नी कादी काली है, मैं किधर चलना चलना। अब हम बात कर लेते हैं एसएल की, क्योंकि मैंने जैकपॉट जोन के अंदर अपने ट्रेड्स लगा दी और जैकपॉट जोन से भी नीचे मैंने ट्रेड्स लगा दी। नो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा स्टॉप लॉस के बारे में कि सर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। आज तक हमें यही नहीं समझ आया कि हमने अपने अकाउंट के ऊपर जो ट्रेड लेनी है वो उसका लॉट साइज कैसे निकालना है, या फिर हमने कितने % रिस्क लेना है। या ये जो अभी किरण ने क्वेश्चन पूछा कि सर $2500 पे कितना लॉट साइज होना चाहिए, ये अभी देखें मैं भी उस चीज़ को बताने ही वाला था कि किरण ने क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो हमारी बदकिस्मती ये है,
हुसैन भाई ने भी पूछा $1000 के ऊपर कितना लेना है, क्या करना है क्या नहीं। मैं आपको बताता हूँ, रुको तो सब्र करो। अब एक प्रोडक्ट है, $10 की प्रोडक्ट है और उसको हम खरीदने जा रहे हैं। बाय द वे यहाँ पे एक चीज़ आ गई, 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नोट करने की हैं वो नोट कर लो। पहले तो मार्केट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नीचे गिरती है और उसके बाद मार्केट एक हाई लगाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर हाई लगाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर और बड़ा हाई लगाती है और फिर नीचे गिरती है। अब की बार जब मार्केट गिरेगी और वापस ऊपर जाएगी, इस साइकिल के मुताबिक मार्केट को अब पुराने सारे हाईज ब्रेक करने चाहिए और मार्केट को शायद 2026 में $15 से $12 को टच करना चाहिए। ये 2026 की बात बता रहा हूँ कि अब नया जो अगला 2 साल के अंदर मार्केट अपना हाई लगाएगी और वो लगाएगी 2026। प्राइस इज $12 से लेके $15 की होगी नेचुरल गैस, या इससे ऊपर ही होगी तो इसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, वी आर अ टेक्निकल एनालिस्ट, और टेक्निकल एनालिसिस एनालिस्ट की क्या डेफिनेशन है? उसकी डेफिनेशन ये है कि वो प्रीवियस डाटे को देख के नेक्स्ट फोरकास्ट करता है कि आगे मार्केट में ये होएगा। तो अब तो हमें 2026 में हाई मिलेगा, तो डैट मीन कि ये जो आज की ट्रेड्स हैं ये तो हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2 साल से पहले तो ये निकल ही नहीं सकती। हाँ, अगर आपको जल्दी है तो आप अप्रैल की जो मूव होगी अप साइड पे, जो कि पिछले 3 साइकिल से हमें प्रूफ किया है कि अप्रैल के अंदर ये बुलिश जाता है नेचुरल गैस, तो अप्रैल के अंदर ये प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। इफ़ यू आर अ ट्रेडर, देन इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर, यू मस्ट वेट फॉर दी 2026 हाई। दैट इज स्टोरी। अच्छा, अब करना क्या है? सबसे पहली बात यह कि मुझे इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है, आज ये डिसाइड करो। नंबर 2, अगर मुझे 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो भाई फिर मेरा मनी मैनेजमेंट क्या होगा, रिस्क रिवार्ड क्या होगा। और अगर मुझे 1 मंथ के लिए करनी है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अगर सिर्फ इंजॉय करना है, तो फिर मेरा लॉट साइज क्या होगा, मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होगा, मेरा अकाउंट $2600 का है, $1000 का है या $10,000 का है, तो उसके ऊपर मुझे कितना लॉट साइज लेना है, कितना रिस्क लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टेक प्रॉफिट लेना है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको आपने नोट डाउन करना है और इनके ऊपर आपने अपने डिसीजंस बनाने हैं। हमारी फॉरेक्स उस्ताद की टीम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगी। किस तरीके से? अब आप ये वीडियो देखेंगे या वेबिनार अटेंड करेंगे और आपको समझ नहीं आएगा, और अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए होगी तो पर्सनल कोचिंग हमारी फॉरेक्स उस्ताद की टीम आपको देगी और वो बताएगी कि आपने अब अपनी इन्वेस्टमेंट को नेचुरल गैस के साथ कैसे हैंडल करना है। वैसे तो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, अभी आपको, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आएगी तो आवर टीम विल बी देयर टू सपोर्ट यू। अच्छा जी, ये तो आपको 2026 का टारगेट दे दिया मैंने, समझ आ गई आपको। अब आगे चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितने % रिस्क लेना है और मेरा लॉट साइज क्या होगा। चलें, मनी मैनेजमेंट दी इज अ की इन इन्वेस्टमेंट। मनी मैनेजमेंट इज एवरीथिंग इन इन्वेस्टमेंट। इसमें अब मैं आपको $1000 की एग्जाम्पल के साथ
बताऊंगा कि आपने क्या करना है। $1,000 की एग्जाम्पल के साथ अकाउंट साइज अगर $10,000 का, अगर आपका अकाउंट साइज $10,000 का है तो आप सिंपली उसको तकसीम कर दें 100 पे। ये देखिए जी, मेरा $10,000 का अकाउंट है, आज जो जिसके ऊपर मैं ट्रेड करूंगा, इसको 100 पे तकसीम किया तो रिजल्ट क्या आया, $100। यानी कि मैं अपनी पहली ट्रेड पे अगर 1% रिस्क लेना चाहूँ तो मैं $100 का रिस्क ले सकता हूँ। तो अगर मैं $100 पर ट्रेड रिस्क रखूँ तो 1% पर ट्रेड बनेगा। चाहिए इसको अब हम अपने अकाउंट पे अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जहाँ पे मार्केट खड़ी है, मैं यहाँ से ही बाय कर लिया, मैंने मार्केट ऑर्डर बाय कर लिया। बाय करते ही $28 तो मेरे उड़ गए स्प्रेड की मद में, क्योंकि ये एक्सएनजी का जो आपको आपके सामने ही है स्प्रेड कितना है, 1.86.9, 1.84 यानी कि ये तकरीबन $4 का स्प्रेड बनता है। अब अगर मैं अपने $100 की बात करूं तो मेरा $100 जो है वो यहाँ पे 1.77 पे आके पूरा हो जाता है, 1.77 पे। आपने सिर्फ वो अपने ऑर्डर को पकड़ के अप डाउन नीचे करना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये नीचे कितना आएगा तो कितना लॉस होगा। अगर मार्केट अपने ऑल लो को टच करती है, ये जो लो है मार्केट का प्रीवियस, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है 1.57 पे आती है तो मुझे $302 का नुकसान होगा इसी ट्रेड पे। अब ये जो मैंने फार्मूला लगाया हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लगाया हुआ है, 1% रिस्क फॉर एवरी 1 ट्रेड, ये इंट्राडे ट्रेडिंग का है। लेकिन उसको मैं अब यहाँ पे भी अप्लाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे देखना है कि मैंने ये जो 10 सेंट की ट्रेड लगाई है, जो आज का हमारा लो सर ने बताया है कि लो कम से कम 1.20 या 1.30 लगने जा रहा है, तो उस लो पे आगा तो मेरी ये ट्रेड मुझे कितना नुकसान देगी। सबसे पहले 1.32 को हम टेस्ट करते हैं, तो अगर मार्केट 132 पे आए तो मेरी यही एक ट्रेड मुझे $400 का नुकसान दे हो रही होगी। मेरा अकाउंट साइज $10,000 है, प्लीज़ ये नोट रखिए। अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में मार्केट चली जाती है और नेचुरल गैस $1 का हो जाता है 1.00, तो मुझे मेरी यही ट्रेड $800 का नुकसान दे रही होगी एक ट्रेड। लेकिन हम कहते हैं नहीं, कोरोना से भी बुरे हालात हो गए हैं, एक्सएनजी इस दुनिया से ख़त्म हो रहा है और शायद एक्सएनजी की प्राइस 0 में चली जाएगी, तो ये 10 सेंट की ट्रेड मेरी कितना लॉस देगी मुझे। अगर एक्सएनजी 0.03 सेंट का हो जाता है तो मेरी एक ट्रेड ये मुझे $1,800 का नुकसान देगी, मेरी एक ट्रेड। जबकि मेरे अकाउंट के अंदर $10,000 पड़े हुए हैं, मैंने एक मिनी स्टैंडर्ड लॉट बाय किए आपको दिखाने के लिए, जस्ट बिकॉज टू शो यू गाइज हाउ यू अज्यूम कि आपका अकाउंट कब लिक्विडेट हो जाएगा और किस प्राइस पे जाके होगा। सिंपल फार्मूला पंजाबी झटका स्टाइल मैंने आपको दिखाया कि आपने अपनी ट्रेड को सिंपली पकड़ना है, ड्रैग डाउन करते जाना है, तो आपको ये प्राइस चल रही है, ये वाली प्राइस, ये आपको इस प्राइस को देखना है। तो अगर और नेचुरल गैस 0 भी हो जाता है तो मुझे $1,800 का नुकसान होता है, लेकिन ये तो मेरी बाइंग प्राइस है ही नहीं। जहाँ से मैं बाई करना चाहता हूँ मेरी बाइंग प्राइस तो 1.40 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मुझे अपने 4 ईयर साइकिल्स को देखना है, उससे पहले मैंने बाय नहीं करना। और जो मैंने बड़ी $2 $3 स्टैंडर्ड लॉटे के पेंडिंग ऑर्डर लगाए हैं, वो इसलिए लगाए हैं कि अगर अल्लाह ना करे मार्केट एक वीक मारती है तो मेरे ऑर्डर पकड़े जाएं, जस्ट क्योंकि मुझे पता है कि 4 ईयर साइकिल के मुताबिक मार्केट इतना को डाउन आ सकती है, 1.20 मैक्सिमम टू 1.15, यानी कि 1.15 मैक्सिमम। तो मुझे अपने अकाउंट के जो स्टॉप लॉसेस है। अच्छा, एक और बड़ी बात, शराज साहब शायद आप लेट आए हैं, पता नहीं आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया या नहीं।
इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में जो चीज़ आपने बाय कर ली वो आपकी हो गई। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ये बड़ी काम की वीडियो है और आपको आने वाले दिनों में काम आएगी। सो माय डियर फ्रेंड, आपके लिए क्या चीज़ है? मुझे तो लालच है कि मैं नीचे से नेचुरल गैस को पकड़ पाऊँ, क्योंकि मुझे अगले 2 साल के लिए इसको होल्ड करना है। यानी कि ये मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जाकर निकालूंगा, ये जो मैं करने जा रहा हूँ वो 2026 में निकालूंगा, क्योंकि 24 में कर रहा हूँ। तो 2026 में जब इसको निकालूंगा मैं, क्योंकि मैंने अकाउंट वो चूज़ किया है, मैंने ब्रोकर वो चूज़ किया है, और आपको भी उसके ऊपर, जिसके ऊपर ना तो कमीशन चार्ज हो हमें डेली, ना हमें स्वैप चार्ज हो। बाय द वे कुछ लोगों को स्वैप चार्ज हो रहा है, मुझे ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, तो वो प्लीज़ मुझे अपना अकाउंट नंबर दें, तो मैं इंशाल्लाह उनको गाइड कर दूंगा कि वो स्वैप चार्जिंग से कैसे बच सकते हैं। जितने भी अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट होते हैं या पूरी दुनिया में क्रिएट होते हैं एज अ मुस्लिम, उनको तो स्वैप चार्ज नहीं होता, क्योंकि एज एन इस्लाम, एज अ मुस्लिम, क्योंकि हमारे लिए इंटरेस्ट हराम है, हम लोग सूद पे काम नहीं करते, तो स्वैप भी एक इंटरेस्ट की ही शक्ल है। तो हमारा जो ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है, स्पेशली एक्सनेस के साथ, जिसके ऊपर आपका अकाउंट बना है और आपको इस वेबिनार में आने की इजाज़त मिली है। एक्सनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम किसी भी मुसलमान से तुम स्वैप चार्ज नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, अब आपको जो कमीशन चार्ज हो सकता है वो आपको आपके पैकेज के अकॉर्डिंग हो सकता है। मैंने आपके अकाउंट क्रिएट करने की जो रिकमेंडेशन दी थी वो ये दी थी कि आपने अकाउंट क्रिएट करने हैं स्टैंडर्ड अकाउंट, जिसके ऊपर स्प्रेड तो ज़्यादा लगेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ना तो कमीशन चार्ज होगी ना स्वैप चार्ज होगा। तो आपने MT4 मेटाट्रेडर 4 का 5 नहीं, मेटाट्रेडर 4 का स्टैंडर्ड अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके ऊपर ना आपको स्वैप चार्ज होगा और ना आपको कमीशन चार्ज होगी। अगर आपका स्वैप चार्ज हो रहा है, गो लाइव चैट विद एक्सनेस एंड टेल देम कि हम फॉरेक्स उस्ताद के मेंबर हैं और हमें स्वैप चार्ज ना किया जाए, मेरे अकाउंट से स्वैप रिमूव करो और वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप तो फिर क्लेम करो कि भाई आई एम अ मुस्लिम, मेरे अकाउंट पे स्वैप चार्ज ना करो। और अगर आप मुस्लिम नहीं हैं और नॉन मुस्लिम हैं तो आप फिर भी क्लेम करो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट पे स्वैप चार्ज ना हो। अच्छा जी, वलीद कह रहा जी मेरा प्रो अकाउंट है MT5 का, नो कमीशन नो स्वैप, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। मुझे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का नहीं पता, जो मैं कर रहा हूँ मुझे उसका पता है, लेकिन वलीद भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया तो अच्छी बात है। नो, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्केट डाउन आए, एक वीक मारे, अगले 8 दिन के अंदर अंदर मेरे ये सारे आर्डर उठाए और फिर मार्केट अप साइड पे निकल जाए, और अप्रैल के महीने में मार्केट जितना हाई लगाएगी मैं आमीन करके वो प्रॉफिट ले लूँगा। कैसे ले लूँगा? और मैंने तो कहा, मैं अभी मैंने कहा कि मैं 2 साल के लिए होल्ड करने जा रहा हूँ। मैं साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करता जाऊँगा और साथ साथ अपना लॉट साइज भी बढ़ाता जाऊँगा। चलो ये भी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहना है कि सर हमें सारा कुछ बताएं, सारा कुछ बता देते हैं जी। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस हमारे XNG के चार्ट के ऊपर, जो कि ट्रेडिंग व्यू पे है। तो आपको पता ही है ना, मार्केट डायरेक्टली कभी स्ट्रेट फॉरवर्डली अप जाती है, यानी कि मार्केट ने इस तरह तो अप नहीं ना जाना, नो, मार्केट ने तो हमेशा अप एंड डाउन आने का वो साइकिल रखे हुए हैं मार्केट ने, कि मार्केट ऐसे ऐसे लहराती गम खाती ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो मैं हर हाई पे प्रॉफिट टेकिंग करूंगा और लो पे, क्योंकि मेरी पुरानी ट्रेडें सारी प्रॉफिट में होंगी, तो लो पे मैं दोबारा एंटर हो जाऊंगा। लेकिन ये मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट की गरज से अकाउंट है, ये वाला अकाउंट, इस पे मैं प्रॉफिट टेकिंग नहीं करूँगा अनटिल अनलेस मेरा
हदफ पूरा ना हो जाए। तो ये प्लीज़ थ्रू आउट द वेबिनार मेरी एक ही कोशिश है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये जो आप ट्रेड करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। और अगर आप अब ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए अकाउंट अलग होना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अकाउंट अलग होना चाहिए। दोनों को मिक्स करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आपकी मनी मैनेजमेंट खराब हो जाएगी, आपका डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, और द एंड रिजल्ट आपका लॉस में होगा या फिर कम प्रॉफिट में होगा, और आप माथा पकड़ के बैठ जाएंगे और हाथ मलते रह जाएंगे। आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आगे चलें। तो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप हर साइकिल से दोबारा से एंटर हो जाएंगे। यहाँ से हम करेंगे बाय और यहाँ पे जाके करेंगे प्रॉफिट टेकिंग यानी कि टीपी हिट, और फिर यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से। लेकिन ये अगर करना होगा तो इसके लिए तो आपको बहुत हाईली एफिशिएंस ट्रेडर होना पड़ेगा, तो विच इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। हम ये ट्रेड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यही बनता है कि हम यहाँ पे आने का वेट करें 1.30 पे, 1.25 पे, 1.20 पे, और उसके बाद हम जाने दें। जब यहाँ पे पहुँचेगी तो जैसे इन्वेस्टमेंट के अंदर डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, कमीशन मिलता है, इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं, हम आधी अपना प्रॉफिट कैश कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट से कुछ ले लेंगे और उसके बाद फिर दोबारा चलने देंगे। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा अंडे खाते जाएंगे और मुर्गी को दाना डालते जाएंगे। तो ये जो वेबिनार है, एक्सएनजी का वेबिनार है, ये पूरी सीरीज़ है। इस वेबिनार में तो मैंने सबको ऐड कर दिया ना कि आज सभी लोग। नेक्स्ट वेबिनार में क्योंकि मैंने आप लोगों के अकाउंट देख के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट देनी, एडवाइस देनी है कि तुम्हारा अकाउंट इस तरह चल रहा है, इसको ये करो, तुम्हारा अकाउंट ये कर रहा है, हो रहा है तो उसको भाई ऐसे हैंडल करो। तो वो जितने कम लोग होंगे उतना मुझे फ़ायदा है। तो मैं तो चाहूँगा कि तुम में से मैक्सिमम लोग भाग जाए, तो मेरे पास मिनिमम रह जाए, ताकि वेबिनार में हम लोग गपशप करें, 2 वे कम्युनिकेशन। आप भी माइक पे हो, मैं भी माइक पे हूँ, तो मैं आपके अकाउंट को देख सकूँ और आपको एडवाइस कर सकूँ। तो अगला जो वेबिनार, ये हमारा थ्रू आउट 2 ईयर वेबिनार्स चलते रहेंगे, 2 ईयर, जब तक ये अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेता। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो उनको हम अटैच कर लेंगे साथ परमानेंटली। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो अकाउंट है मेरा, ये है इन्वेस्टमेंट बेस। ये सिर्फ मैंने ट्रेड आपको दिखाने के लिए लगाई, वरना मेरे पॉइंट नीचे हैं पेंडिंग ऑर्डर। एक मेरा अकाउंट है वो ट्रेडिंग बेस है, वो अक्सर ही मैं दिखाता रहता हूँ आपको मॉर्निंग की स्ट्रीम में। आप लोग वो अकाउंट देखते रहते हैं और उस अकाउंट के ऊपर जो ट्रेड्स लगी होती हैं, जाहिर है वो भी आप देखते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं माशाल्लाह। किधर चला गया भाई तू? ये अकाउंट है जी। अब इसको भी ज़रा गौर से देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें ट्रेडें प्रॉफिट में भी चल रही हैं और लगी हुई हैं, साल से लगी हुई हैं और बस चलती जा रही हैं। इसमें मैं बार बार इन होता हूँ, बार बार आउट होता हूँ, बार बार इन होता हूँ, बार बार आउट होता हूँ। तो ये अकाउंट मेरा ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए है। लेकिन इसके ऊपर भी अगर देखो तो ऑयल के अंदर जो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑयल कितने चला गया, हाँ ये, तो जो ऑयल के अंदर मेरी ट्रेड लगी हुई है $17 से मैंने जो ऑयल को बाय किया हुआ है, वो मैंने बाय किया हुआ है 23 अप्रैल 2022 से। ये मेरे पीछे ये है 23 अप्रैल 2022 से मैंने इसको बाय किया हुआ है, और यहाँ पे $124 पे जाके मैंने प्रॉफिट टेकिंग की थी। अब लेकिन अभी तक वो ट्रेड तो चल रही है, जो एक छोटी सी ट्रेड थी। अब वापस मार्केट नीचे आ रही है, तो मैं अब अगले हाई का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेड लगी रहेगी और फिर मैं इसको बार बार दोबारा भी बाय करना चाहूँगा इन्हीं लेवल से। ये जो लेवल है 55 to 65 के दरमियान मैं दोबारा से ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा।
कोशिश करूँगा कि 55 से भी नीचे मुझे ऑयल मिल जाए। तो लेकिन ये एक ट्रेडिंग के ज़ुमरे में भी आता है, तो इसके अंदर मैं ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ ज़्यादातर, आप ये समझ लें। ये दिखाने का मकसद ये कहता है कि 23 अप्रैल 2020 से मैंने ट्रेड लगाई हुई है और आज इसको 4 साल पूरे होने में रह गए हैं तकरीबन 1 महीना, एक पूरा महीना, 30 डेज रह गए हैं। इस ट्रेड को लगे 4 साल हो जाएंगे। और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडें लगी हैं जो 2022 से लगी हुई हैं, जिस तरह GBP-CHF को बाय किया 2022 से। इस तरह मैंने 2022, 22, बाकी तो ठीक है 2023 से लगी हुई ट्रेड, तो लॉन्ग टर्म लगी हुई हैं ट्रेड्स वो चल रही हैं। एनी हो, अब XNG को इस पे बाय करना शुरू कर दिया है मैंने, और इंशाल्लाह XNG को हम ये देखिए कितने पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं जो कि अब हिट होने वाले बाकी हैं इसमें, ये देखें। अच्छा जी, लेट्स बैक टू द पॉइंट। मेरा अकाउंट है कितना है, मेरा अकाउंट है $10,000 का। उसके मुताबिक मुझे $100 पर ट्रेड पे रिस्क लेना है अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये करेंगे कि आपने हर ट्रेड के ऊपर अपनी, यानी कि हर जो चीज़ आप बाय करेंगे तो उसको वर्स्ट से वर्स्ट पॉइंट तक उसको ड्रैग करना है, ताकि पता चल जाए कि जो मैंने ट्रेड लगाई है ये कितने अगर ज़ीरो भी होता है तो उसके ऊपर मुझे कितना लॉस होगा, क्योंकि मुझे ये ट्रेड 2 साल के लिए होल्ड रखनी है। तो 2 साल के लिए अगर मैंने होल्ड रखनी है तो मेरी जो इक्विटी है वो उसके अंदर रहनी चाहिए, और बैलेंस से ज़्यादा इक्विटी का कम ना हो। ये ना हो मेरा अकाउंट नेगेटिव में चला जाए और मैं लिक्विडेटेड हो जाऊँ। तो इस तरीके से आपने मनी मैनेजमेंट डिज़ाइन करनी है। और अगर आपका ट्रेडिंग कर रहे हैं और $100 का नुकसान होता है तो अगली जो बाकी बैलेंस रह जाएगा तो उस पर आपने अपने $100 दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करके अपना निकालना है कि अब मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन वो ट्रेडिंग में, लेकिन अगली लॉट साइज़ के लिए भी आप सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगली जो लॉस वाली ट्रेड है उसके लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ ग्राफ है मनी मैनेजमेंट के कि अगर आप इस तरह के हर ट्रेड के ऊपर 1% रिस्क लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको 20 ट्रेडें करने के बाद आपको इतना नुकसान नहीं होगा। और अगर आपकी 20 ट्रेडें प्रॉफिट में चली जाती तो कितना प्रॉफिट होगा, ये वो एक किस्म का चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। माय डियर फ्रेंड, आज के वेबिनार में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपको 4 ईयर साइकिल समझाना था। बाकी एक और प्रेजेंटेशन मैंने रेडी की हुई थी, ये वाली, ये XNG के हवाले से, लेकिन माशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन को बड़े खूबसूरत तरीके से प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब ने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने ये बताया कि जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो क्यों कम हो रही है और सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है या नहीं हो रही, सप्लाई डिस्टर्ब होने के बावजूद इसकी डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही। चलें, मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने स्लाइडें बनाई हुई हैं बड़ी मेहनत से, तो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा अपने अकाउंट के ऊपर ट्रेडें कुछ एग्जीक्यूट करके तो हम अपने इस वेबिनार को एंड करेंगे। नेचुरल गैस की फोरकास्ट क्या है वो तो मैंने आपको बता दी 2026 की, लेकिन 2024 के अंदर इसकी फोरकास्ट ये है कि इसकी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब भी रहेगी 2024 में भी, और इसकी डिमांड स्टिल रहेगी। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगी लाइक चाइना, तो नेचुरल गैस की डिमांड में और इजाफा होगा और फिर हमें एक दोबारा से हाई देखने को मिलेगा। लेकिन इन दिस बिगिनिंग ऑफ 2024 नेचुरल गैस के अंदर आपको एक लो देखने को मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि एक तो इसकी डिमांड चाइना, यानी कि चाइना में उस तरीके से नहीं है। वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ये ग्राफ के अंदर मैंने शो किया है कि नेचुरल गैस यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। नंबर 1, इससे बिजली
बनाई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस चलते हैं इससे। नंबर 2, रिटेलर एंड कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल होती है, यानी कि फैक्ट्रियाँ घरों के अंदर और दुकानों के अंदर इस्तेमाल होता है। नंबर 3, इंडस्ट्रीज़ एंड अदर सेक्टर्स हैं, यानी कि फैक्ट्रियाँ भी इससे चलती हैं। तो 3 मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ पे नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सेक्टर्स के अंदर जब डिमांड ज़्यादा कंपाइल होगी तो नेचुरल गैस में ज़ाहिर है इजाफा होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे एक मेरा क्वेश्चन भी था वैसे प्रोफेसर साहब से, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रोफेसर साहब आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ये अजीब माजरा नहीं लगता आपको कि नेचुरल गैस की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है कि रूस के ऊपर जब अटैक किया गया, या रूस ने जब यूक्रेन पे अटैक किया, अमेरिका ने एक्सटेंशन लगा दी, सैंक्शन लगा दी रूस पे कि ना तो रूस से कुछ चीज़ें बाय की जाए, ना इससे बिज़नेस किया जाए, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। तो रूस ने भी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वो ऑयल की जो सप्लाई थी और गैस की सप्लाई थी उसको रोका, और कई जगह से उनकी सप्लाई को धमाकों से भी उड़ाया गया और वो ख़राब भी हो गई। लेकिन ऐसा क्यों है कि सप्लाई ख़राब हुई तो डिमांड में क्यों नहीं इजाफा हुआ और रेट में इजाफा क्यों नहीं हुआ, और रेट स्टिल गिर क्यों रहे हैं? तो उसकी रीज़न ये है माय डियर फ्रेंड्स कि नेचुरल गैस और ऑयल दोनों में जब अगर आप दोनों के चार्ट को देखें तो जब रूस ने अटैक किया यूक्रेन पे, जब अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी, तो इसका जो सबसे बड़ा कंज्यूमर था वो तो यूरोप था। तो अमेरिका ने उनको फैसिलिटेट किया और यूरोप की और ब्रिटेन के गवर्नमेंट्स ने अपनी आवाम के ऊपर ना सिर्फ टैक्स ख़त्म किए बल्कि अल्टरनेटिव एनर्जीज़ को इस्तेमाल करने के ऊपर उन्होंने इनकरेज किया अपनी आवाम को, अपने बिजनेसेस को, और उन्होंने अलग अलग किस्म की सब्सिडीज़ दी अपनी आवाम को, और बहुत जल्दी अपनी फैक्ट्रीज़, अपने इलेक्ट्रिक हाउस और अपने जो घर है उनको मुतबादल एनर्जी पे शिफ्ट किया, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की डिमांड में कमी देखने को मिली और ऑयल की प्राइसेस भी उस तरीके से नहीं बढ़ी। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया तो जनाब यूएस ऑयल की भी प्राइसेस, यहाँ पे यूएस ऑयल का चार्ट आपके सामने ऊपर कर देता हूँ, तो यूएस ऑयल की भी प्राइसेस डायरेक्ट जनाब अपसाइड पे भागनी चाहिए थी। कितना अपसाइड पे भागनी चाहिए थी मेरे अंदाजे के मुताबिक? वो तो डायरेक्ट 131 132 डॉलर तक जानी चाहिए थी या इससे भी ऊपर, क्योंकि ऑयल की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका होना था। ये देखें, और 160 को मैंने टारगेट किया हुआ, वहाँ पे मार्केट को चले जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं गई। क्यों भाई, मार्केट क्यों नहीं उधर गई? और मार्केट सिर्फ $100 के करीब करीब से हो गई, वापस आ गई हैं। उसकी वजह यह थी कि अमेरिका जो कि कंपेन चला रहा था रूस के ख़िलाफ़ और जिसने करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर रशिया के जब्त कर लिए हैं, उन्होंने जल्द अज जल्द लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू किया थ्रू अमेरिकन सोर्सेस, जिसकी वजह से दुनिया बहुत बड़े डिज़ास्टर से बच गई। लेकिन अब विंटर तो गुजर गया, अब दोबारा से वो सीज़न आ चुका है कि जब बिजनेसेस स्टार्ट होंगे, फैक्ट्रियाँ ओपन होंगी और बिजली की डिमांड में इजाफा होगा, एनर्जी की डिमांड में इजाफा होगा। तो अब आपको ऑयल के अंदर भी एक बुलिश मोमेंटम दोबारा से देखने को मिलेगा और आपके नेचुरल गैस के अंदर तो 4 ईयर साइकिल है ही है। ये रहे जी। तो अब हमारे मुताबिक मार्केट को अपने जैकपॉट जोन को टच करना चाहिए और उसके बाद मार्केट को इस तरीके से अप साइड पे मूव करना चाहिए।
अगले 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है जी। तो इस ये तरीक़ाकार है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम अपना वेबिनार एंड करेंगे। वो ये है कि मैंने किस तरीके से एंटर होना है मार्केट के अंदर। भाई मैंने तो आपको दोनों अकाउंट अपने दिखा दिए, ये एक्सएनजी के लिए डेडिकेटेड अकाउंट बनाया, ये भी दिखा दिया। ये ट्रेड मैंने आपको पहले भी बताया, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगाई है, और इसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मैं इसको क्लोज कर दूंगा। मेरे जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो अभी नीचे हैं, और उनको मैं बाय करूंगा अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ। आप सबके क्योंकि अकाउंट साइजेस अलग अलग है, आपने सिर्फ अपने अकाउंट की इक्विटी को 100 पे तकसीम करना है, लॉट साइज निकालना है और बिस्मिल्लाह करके पहला लॉट साइज ले लेना है, और अपने लॉट साइज जो भी ट्रेड लेनी है उसको ड्रैग करके नीचे ले आना है वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन तक, और उधर जाके आपने देख लेना है कि आपका अकाउंट इस पोजीशन तक कब लिक्विडेट होगा, या अगर फिर भी मार्जिन बचता है तो उससे नीचे आप नया एक ऑर्डर ले सकते हैं। अब आ जाते हैं आप लोगों के सवालों के जवाब की तरफ। इंद्रप्रीत ने कहा कि फलानी फलानी वेबसाइट यानी कि investing.com पे तो फुल बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है नेचुरल गैस। तो भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मार्केट अभी नीचे जाएगी, तो मैंने तो पेंडिंग ऑर्डर नीचे लगाए हैं, मैं कौन सा ऊपर से बाय करके बैठ गया हूँ, कह रहा हूँ आज से ऊपर जाएगी मार्केट। अच्छा, जो ट्रेडें मेरी लगी हुई हैं उनको मैंने क्यों लगा, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम ऊपर जा सकती है, तो मैंने अपने लॉट साइज को स्प्लिट करके जगह जगह से बाय करना शुरू कर दिया। तो भाई अगर आपकी कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही है उनको चलने दो, कुछ ट्रेड लॉस में चल रही है चलने दो, बस अपने अकाउंट को इस तरह से मैनेज कर लो कि अगर वर्स्ट कंडीशन क्या है उधर अगर मार्केट आ जाए तो आपका अकाउंट वॉश ना हो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह कि मैंने दिखाया कि मैंने एक ही ट्रेड ली, एक मिनी लॉट जो कि मुझे $1800 का लॉस देगी अगर नेचुरल गैस 0 पे भी जाता है। तो इस हिसाब से मुझे 3 ट्रेड्स लेनी चाहिए मजीद, 0.01, 0.01 और 0.01। इन टोटल ट्रेड्स का अगर नेचुरल गैस 0 पे जाता है तो जो मेरा लॉस होगा $6000 होगा, जबकि मेरे अकाउंट के अंदर $4000 फिर भी बच जाएगा। मैं 2 ट्रेड्स मजीद ले सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं ऊपर से ही ट्रेड्स लूँगा। मैंने तो नीचे पेंडिंग ऑर्डर लगाए हैं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट उधर से भी अगर नीचे आती है, मैं 1.23, 1.36, 1.20 से ट्रेड लेता हूँ, तो जो मेरा लॉस के चांसेस हैं वो और कम हो जाएंगे। सर जी 1.80 का क्लोज कर दूँ, लोड का वेट करूँ, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। आपने वीडियो में कहा था कि आपने 2.2 से लिया है, अगर मार्केट नीचे आया तो फिर प्रॉफिट बना रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे भी जाएगा तो क्या करेंगे। आपने वीडियो में कहा था कि आपने 2.2 से लिया। सैफुल्ला वो ट्रेडिंग थी। आज का हमारा टोटल वेबिनार इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। ट्रेडिंग के अंदर आप डेली एंटर होते हो, वीकली एंटर होते हो और प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर हो जाते हो। आज मैंने जो मेरी आज का वेबिनार करने का एजेंडा ये था कि मैं आपको बता सकूं, खुदारा समझ लो कि डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। और अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस फाइंड करने में नाकाम रहे तो आप खसारे में रहेंगे। मुझे डर है कि कहीं फिर आप अपना पैसा नुकसान ना कर बैठे। ओके जी, तो अगर मैंने ये जो पहला ट्रेडिंग 1.44 पे लिया है, अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो मुझे $400 का नुकसान हो। डैट मीन कि अगर ये वाली मेरी ट्रेड, अगर ऑयल नेचुरल गैस 0 पे जाता है, ये वाली ट्रेड जो 1.45 से मैंने बाय किया हुआ है, तो अगर 0 पे नेचुरल गैस चला जाता है तो मुझे सिर्फ लॉस होगा $1400 का। अगर इससे भी नीचे बात करूं इसकी, तो ये $600 पे है, और जो सबसे मेरा नीचे ऑर्डर है वहां तक मुझे $700, यानी कि अगर मेरा जो सबसे नीचे वाला ऑर्डर भी हिट हो जाए बाय साइड पे और मार्केट नीचे चली जाए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ $800 का नुकसान होगा। अगर मैं अपने साइड ट्रेड्स को मिलाऊं, जो कि मैं टोटल 5 मिनी स्टैंडर्ड लॉटें लूँगा, तो अगर ऑयल 0 पे भी जाता है तो मेरा अकाउंट वॉश नहीं होता। इस तरीके से आपने अपने अकाउंट को हैंडल करना है। अच्छा जी,
अब मैंने तो अपना अकाउंट हैंडल कर लिया, मे भी आपका माइंड ना बना हो, आपको समझ ना आई हो, तो आपने क्या करना है, आपने इमीडिएटली कांटेक्ट करना है हमारी टीम के साथ। हमारी टीम आपके साथ 1-to-1 सेशन रखेगी और आपके अकाउंट पे खुद आपके अकाउंट की मनी मैनेजमेंट करके आपको ट्रेड्स और पेंडिंग ऑर्डर लगवा देगी। इससे ज़्यादा अब मैं क्या कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जस्ट ज्वाइन टुडे। ठीक है, आप फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना ब्रदर। मेरी बात समझ लग गई आप सबको। नेचुरल गैस को हमने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, नॉट के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2026 का टारगेट है हमारा, अगर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। और जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में कि मैं कार लूँगा इसकी इस ट्रेड से, वो तो अप्रैल में ही मैं ले लूँगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारा जो अगला अब वेबिनार होगा वो अप्रैल 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल में ये हम वेबिनार कंडक्ट करेंगे और इस मूव को कैश करने के लिए तैयार होंगे। आप सबका वेबिनार को अटेंड करने का और इतनी गौर से सुनने का शुक्रिया। वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में भी राय का इजहार करें कि वेबिनार कैसा लगा। थैंक यू।